करते हैं नए हफ्ते और नए महीने की शुरुआत। और शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतरीन, दुनिया भर के बाजारों से मजबूती के संकेत। एसजीएक्स 50 हल्के हरे निशान में और पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद आज मूड माहौल है चुस्त दुरुस्त। आइए शुरुआत के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार, जहां नहीं मार्केट्स और पॉलिसी मेकिंग में तो सर एक्शन है। पिछले हफ्ते भी हम बहुत बिजी थे, बहुत ज्यादा ही बिजी थे और ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा बिजी सैटरडे संडे थे हमारे लिए सर। बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम्स में जबरदस्त, मतलब 2 दिन मतलब जमकर हमने देखा। और जो हमारे इंडिया के स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत कमाल है, लाजवाब है। सो आई थिंक अब है ना, एक चीज जो दीप बदल रही है और मैं देख रहा था कि आप स्क्वॉश देखें, बैडमिंटन देखें, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारे स्पोर्ट्स ऐसे, इसमें इतने यंगस्टर्स अब करियर बनाने के लिहाज से स्पोर्ट्स को चुन रहे हैं। ये बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। और मीराबाई चानू से तो खैर उम्मीद थी और उनका गोल्ड मेडल जीतना नो डाउट खुशी की बात है। हाँ, वो अलग ही लेवल पे थी, कोई आसपास ही नहीं। लेकिन जो जेरेमी और अचिंता ने जीता है वो बड़ा कमाल है। मतलब इनफैक्ट जो वेट लिफ्टर्स में 2 और मेडल्स भी मिले, गुरुराज और 6 टोटल मेडल्स हो गए। सरगर जो जीते हैं, जो सांगली के, कमाल का प्रदर्शन है। मतलब छोटी छोटी जगहों से जो निकलकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और इतना बढ़िया इंटरेस्ट बना रहे हैं। अच्छी बात है कि अब ये टैलेंट सामने आता दिख रहा है। और हिंदुस्तान अब खाली क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा है, क्रिकेट के अलावा भी दूसरे खेलों में जिस तरह से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़कर आ रहे हैं, उन्हें रिकॉग्निशन मिल रहा है, ये काबिल तारीफ है। सो सुपर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में काफी लोग अच्छा कर रहे हैं। ये बढ़िया चीज है, ये बढ़िया चीज है बिल्कुल। हालांकि कल क्रिकेट और हॉकी में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। वो तो कन्विंसिंग विक्ट्री है। हॉकी टीम ने 11 गोल करे और थोड़े कम किए मतलब कभी ऐसा लग रहा था, एक्चुअली वो मैच देखते मुझे दीप कई बार ऐसा लगा, अरे ये तो मैं भी कर देता, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी जीत तो जीत है और बहुत ही शानदार जीत, दोनों ही, चाहे इंडियन हॉकी टीम ने चाहे हमारी महिला क्रिकेट टीम ने। जबरदस्त कन्विंसिंग विक्ट्री सी बिल्कुल। तो बर्मिंघम में बड़ा जोरदार काम चल रहा है, अपना स्टैम्प जमाते हुए भारत, और यहाँ भी अच्छा ही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए सर, तो अच्छी खबर से हो रही है शुरुआत और अच्छे हफ्ते की हो रही है शुरुआत। बताएं सर, आज के लिए कहाँ पर है आपकी नजर? संकेत दीप, दुनिया भर के बाजारों से अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी होती दिखी। उम्मीद थी, हरे निशान में थे डाउ फ्यूचर्स, लेकिन इतना बढ़ेंगे ये अंदाजा नहीं था। तो लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में ऐसा रहा जहाँ उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन वहां पर होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बाजार बंद होते दिख रहे हैं, शानदार तेजी का माहौल है। इसके साथ साथ कच्चे तेल में तेज गिरावट होती हुई दिखिए। 108.9 के आसपास था कच्चा तेल शुक्रवार को जब हम बंद हुए, 103 के आसपास। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो ये दूसरी अच्छी चीज है। वीकेंड पर जो नतीजे आए, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं है। एग्जैक्टली, ये एक बड़ी राहत की बात है। ज्यादातर नतीजे उम्मीद के मुताबिक या थोड़े बहुत बेहतर ही आपको नजर आएंगे। आज भी निफ्टी की 2 कंपनियों के नतीजे और वायदा कारोबार की 3 कंपनियों के नतीजे। तो नतीजों के लिहाज से आज भी एक्शन भरपूर रहने वाला है। आप सोच होंगे कि अभी भी रिजल्ट सीजन चल रहा है, हाँ चलेगा, थोड़ा और चलेगा, 15 अगस्त तक और चलेगा, लेकिन नतीजे भरपूर आने वाले हैं, वहाँ पर फोकस रखेंगे। बिल्कुल, तो नतीजों के लिहाज से तो अच्छा ही वक्त रहा है। और नतीजों पर जो रोज़ आपकी एनालिसिस लेते हैं, आज भी इतने सारे जो ओवर द वीकेंड इंपॉर्टेंट नतीजे आए निफ्टी और एफएनओ के, उस पर आपका व्यू डालेंगे। बट नतीजों की आपने बात करी अनिल जी, अमेरिकी बाजारों में भी नतीजों का रिएक्शन आ रहा है। और मुझे याद है आपने बोला भी था कि अब मैक्रो से थोड़ा माइक्रो फोकस हो जाएगा, जो हमने होते देखा। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था 56% S&P 500 के नतीजे अभी तक आ चुके हैं। उसमें से 73%, या आप बोल सकते हैं कि 3/4 नंबर्स ऐसे हैं जो अनुमान से बेहतर रहे हैं। करेक्ट, और ये बड़ी चीज है दीप। और ये नंबर्स जो अच्छे आ रहे हैं, ये एकदम सही वक्त पर आ रहे हैं, क्योंकि यही आप एक तरफ देखिए, कभी कोई वॉलमार्ट या टारगेट अगर अपना गाइडेंस कट करते हैं आगे के लिए, तो फिर आपको है ना, एक तरफ मैक्रो फैक्टर्स आपको चिंता में डाल रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, उनको नीचे लाना है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना है, लिक्विडिटी कम करनी है, डिमांड को घटाना है। और ऐसे में अगर कंपनियां भी साथ ना दे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसके रिजल्ट्स को है ना, और इसीलिए इस वक्त जो आउट परफॉर्मेंस आ रही है नतीजों में, जो उम्मीद से कहीं बेहतर अमेरिका में नतीजे आते दिख रहे हैं, ये बहुत काम के हैं। क्योंकि एंड ऑफ डे मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो कोई स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक आप तब खरीदते हैं जब सबसे ज़्यादा आप भरोसा उस कंपनी पर करते हैं। बाद में मार्केट और इकोनॉमी और देश की हालत के ऊपर आप मैक्रो फैक्टर्स पे लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ ठीक है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी बहुत बढ़िया 10% से ग्रो करेगी, लिक्विडिटी भरपूर है, ब्याज दरें घटने वाली, लेकिन आपको पता है कंपनी काम नहीं करने वाली। हाँ, exactly. तो आप खरीदेंगे क्या शेयर? लेकिन उसके विपरीत अगर आपको लगता है ये सारे चैलेंज हैं, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस दमदार रहेगी, ठीक है, थोड़ी सी कम हो सकती है माहौल के साथ, लेकिन जैसे माहौल ठीक हुआ तो बहुत जोर से भागेगी, तो वहां पर आपका पैसा लगाने का मन होता है। इसलिए
इस तरह के बाजार में माइक्रो फैक्टर्स की यानी कि छोटी छोटी कंपनियों से रिलेटेड नतीजों की सबसे ज्यादा अहमियत है और वही बाजार को संभाल रहे हैं, चाहे वो बाजार अमेरिका के हो चाहे हमारे हो, और एकदम सही वक्त पर संभाल रहे हैं। अगर इसी वक्त नतीजे खराब आए तो आप सोचिए अमेरिका में हाल बुरा भी हो सकता था, लेकिन अब तक जो नतीजे आ रहे हैं वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है और वो कम से कम फंड मैनेजर्स को ये कॉन्फिडेंस दे रहे कि भाई कोई टेंशन नहीं है, आपने जो पैसा लगाया इक्विटी में रखिए, बढ़ाना चाहता हो तो बढ़ाएंगे। और आप देखिए ये जो महीना निकला है गजब का निकला है। नवंबर के बाद इतना बड़ी उछाल वाला डाउ में 9%, 13% नेस्डेक, हम उसी वक्त बात कर रहे थे नेस्डेक में वक्त आ गया 35% जब ऊपर से नीचे तक वक्त आ गया कि अब एसआईपी कर ली जाए नेस्डेक में। सोचिए 12%, उम्मीद से कहीं ज्यादा, एक महीने में इंडेक्स 12% रिटर्न दे जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कोविड के बाद वाला जो महीना था अप्रैल का, उसके बाद से अब तक का सबसे बेस्ट महीना। सो बेसिकली कोविड वाले महीने को आप अलग छोड़ तो काफी, यही एक महीना पहले दीप सब लोग बड़े परेशान थे कि हमने कोविड के पुराने लॉस देख लिए, ये कर लिया जाएगा। कुछ नहीं, देखिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है, न कभी मार्केट बंद होने वाला है न कभी ताला लगने वाला है, करेक्ट। जब ओवर पेसिमिज्म है वहीं से बाजार घूमते हैं और जब ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत करेक्ट करते हैं। सो अब वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक वाली रेंज में हम कब पहुंच रहे हैं ये देखेंगे। अगस्त महीने का बड़ा सवाल वही है कि हम कहाँ ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, कहाँ हम ओवरबोट हो जाएंगे, कहाँ हम रुकेंगे। लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी चीज है। करेक्ट। एक आप कहाँ रुकेंगे ये सवाल नीचे की तरफ पूछते हैं कि 15,200 बॉटम बन गया क्या, 15,200 बॉटम बन गया। एक सवाल ये पूछते हैं कि ऊपर कहाँ रुकेंगे। एग्जैक्टली। दोनों में सेंटिमेंट में बड़ा फर्क है। सो आई थिंक हम काफी सेफ हो चुके हैं। अब हो सकता है इस महीने थोड़ा और फर्स्ट हाफ में आप बाजार को बढ़ते हुए देखें, उसके बाद एक बार इंडेक्स आपका रेंज बाउंड हो जाए। लेकिन दीप ऐसा लगता है कि अगस्त का महीना, ये मेरा जो सेंस बन रहा है, अगस्त का महीना, और ये मैं बहुत स्ट्रांगली और अंडरलाइन बोल्ड लेटर्स में बोलना चाहता हूँ कि अगस्त का महीना मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का है। कैश मार्केट के स्टॉक्स का समय आ रहा है, कुछ हद तक आ चुका है, कुछ और आने वाला है। सो आई थिंक रिजल्ट सीजन भी खत्म हो जाएगा। रिजल्ट सीजन हमारे यहाँ खत्म होते आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी आपको मजबूत दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में किस कंपनी की ताकत है मार्जिन मेंटेन करने की, बिल्कुल किस कंपनी के मार्जिन खराब हुए लेकिन जैसे कमोडिटीज के दाम नीचे आ रहे हैं ये तुरंत वापस से सही जगह पे आ जाएंगे, किस कंपनी ने अपने बैलेंस शीट और डेट खराब नहीं किया है, करेक्ट। ये सारी चीजें आपको इस रिजल्ट सीजन में समझनी है। और जहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, वो मिड कैप्स भले ही नीचे से आपको 20% ऊपर दिख रहे हो, अगर आपका मिड कैप खरीदने का मन करे तो आप ये बिल्कुल मत देखना कि वो नीचे से 20 या 25% घटा हुआ है, आप खरीद ही नहीं पाएंगे, बढ़ा हुआ है, आप खरीद ही नहीं पाएंगे। उसका एकमात्र तरीका दीप ये है कि ऊपर से कितना घटा हुआ है। नजरिया अलग लेना है तो यही तरीका है, नहीं तो आप ले ही नहीं पाएंगे, देखते रह जाएंगे, वो वहां से बढ़ जाएगा। भाई देखो ऊपर से 50% घटता है, कोई 100 रुपए का स्टॉक है, 50% घट गया मतलब 50 रुपए आ गया। ऐसे हजारों मिड कैप आपको मिल जाएंगे, सैकड़ों मिड कैप मिल जाएंगे 50% घटे। और अगर आपको लगता है वो 20% बढ़ गया तो 50 का 60 ही हुआ ना। 100% बढ़ेगा तो 50 का 100 होगा, पुराने लेवल पर आएगा। इसलिए अगर आप नीचे से देखेंगे परसेंटेज में तो गलत देखेंगे, फिर आप है ना स्टॉक ले ही नहीं पाएंगे। आपको ये देखना है कि अगर 100% बढ़ भी गया तब भी पुराने प्राइस पर आया है, न कि वो डबल हुआ है। एग्जैक्टली, है ना। सो इस तरीके से आप अच्छी क्वालिटी के मिड कैप्स देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगस्त का महीना आपका वहाँ पैसा बनाने का मौका अच्छा देगा। बाकी तो इवेंट्स ढेर सारी है जो अब रिपोर्ट्स आएंगी, बहुत सारे फेड के अलग अलग राज्यों के जो क्या कहते हैं उनको गवर्नर्स ही बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स वहाँ के जो हैं, हमारे यहाँ गवर्नर होते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो वो भाषण अपने देंगे, उसमें बुलाट साहब को हम थोड़ा सीरियसली लेते हैं। वो भी बात करने वाले हैं, वो भी बात करने वाले हैं, वो क्या कहेंगे। लेकिन बुलाट साहब पिछली बार वाकई में अपने नाम की तरह थोड़े बुल हुए थे। सो आई होप कि वहाँ सब ठीक ठाक रहे। हमारी पॉलिसी आने वाली है शुक्रवार को। तो बहुत सारी चीजें हैं हफ्ते में बिजी रखने के लिए, रिजल्ट्स तो हैं, लेकिन ओवरऑल सेटअप अच्छा है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट अमेरिका में भी है। हाँ, एक तरफा तेजी होने के बाद कुछ हद तक लोगों को मानना है कि ओवरबॉट हो रहा है, थोड़ा रुकने जैसा है, तो ठीक है, रुक रुक के चले तो कोई हर्ज नहीं है। एक तरफा तेजी कभी भी और एक तरफा मंदी कभी भी अच्छी नहीं होती है। स्क्रीन पर जितना बढ़े जितना घटे उतना बढ़िया है। हर एक लेवल पर बायर सेलर का मैच हो ताकि बाजार की ताकत का सही अंदाजा आपको मिल पाए, वो होगा, वो सारी चीजें चलेगी। लेकिन ओवरऑल अंडरटोन बहुत बुलिश है और आपको ट्रेडर हैं पहले सपोर्ट लेवल पर लेना है, इन्वेस्टर्स हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना है। तो वो उस तरीके के साथ इस हफ्ते को और इस महीने को हम अप्रोच करेंगे। ये हमारे अगस्त के लिए भी आउटलुक है, इस हफ्ते के लिए भी आउटलुक है। बिल्कुल, और थोड़ा फंड एक्शन भी अब अच्छा बनते हुए वो भी ऐसा नहीं है कि एक एक्सीडेंट आ गया या एक आ गया, अब थोड़ा कन्विंसिंगली आते हुए कन्विंसिंगली एफआईज ने बेचना बंद कर दिया, ये आप कह सकते हैं। कन्विंसिंगली खरीदने में अभी भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि कभी हाँ कभी ना, मतलब
ये मतलब मजबूरी वाली खरीदारी है थोड़ी हद तक, लेफ्ट आउट फीलिंग Correct. या ओवरसोल्ड चीजें, वो सारी चीजें तो वो होगा, लेकिन ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। बस ठीक है। मेरे ख्याल से जब तक और अब जो पिछले 7-8 दिनों से दीप जो डेटा बन रहे हैं जिस तरह से, वो बड़े रिवर्सल के संकेत नहीं दे रहे, और उसमें कोई इंडियन मार्केट का कोई खास ऐसा नहीं कि हम बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं या हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा हो गया, वैसा कुछ भी नहीं। वो गलतफहमी रखनी भी नहीं चाहिए। ग्लोबली अगर इतनी तेजी है तो सब जगह शॉर्ट कटेंगे ना, तो सब जगह आप ओवर सोल्ड है तो कम करेंगे ना। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें, लेकिन कुछ और चीजें हैं दीप आज की शुरुआत करने के लिए जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। एक, डॉलर इंडेक्स 107 के नीचे आया। यस सर। सो डॉलर इंडेक्स का जो बड़ा डर था वो धीमे धीमे कम हो रहा है। बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका के थोड़े घट कर आए, है ना, बहुत ज्यादा, 2.7 के नीचे आ गए। 2.66 के आसपास आए, ठीक है। उसके अलावा कच्चा तेल आप देखो 109 से 104 के आसपास आ गया। ये $5 $6 चुपचाप नीचे आ गया है। और नीचे हो गया, 103 103 हो गया। लाओ 95 पर। वहां तब मजा आएगा। तो मतलब आप देखो, इस हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत बढ़िया है। ज्यादातर संकेत आपको ठीक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। बस चलिए फिर अच्छे संकेत है तो बताएं सर, आज के सेटअप भी बताएं, फिर थोड़े नतीजों पर भी आपसे राय करें। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईज के संकेत आपके लिए पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव है, वो भी खाली निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर नहीं। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड आपका न्यूट्रल है। सपोर्ट जोन 17,000 17,025 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे तुरंत नहीं जाएंगे, अगर गए तो 16,925 16,950 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपर की तरफ 200 250 हल्की फुल्की जगह जहां पर हम खुलकर टाइम पास करेंगे, 16,200 16,250 की रेंज में। एक बार 16,250 के पार निकलकर कन्विंसिंगली टिके तो दीप 16,300 350 तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज हो सकती है। बैंक निफ्टी 37,500 के आसपास आप बंद हुए हैं। इमीडिएटली जो सपोर्ट है 37,025 37,225, ये मजबूत सपोर्ट है, ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। इस रेंज में मैं तो बायर हूँ, अगर आ जाए तो कोई टेंशन नहीं। 37,025 37,225 पे ले ही लेना है। फिर भी सेफर साइड पे अगर किसी खराब खबर की वजह से करेक्शन बढ़ जाए तो 36,725 36,825 ब्लाइंड बाय जोन है, जहां पर आपको सारे जितने शॉर्ट से काट के लॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने। तो 36,725 36,825 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर शुक्रवार के जो हाइस थे उसके आसपास की पहली रेंज है 37,600 37,750, इसके पार निकल कर टिके तो 37,950 से 38,025 की जगह आपके लिए खुलती है, और 38,025 38,000 के ऊपर बंद होने पर फ्रेश तेजी और बनेगी, जो शायद आज ना हो, एक आध दिन रुक कर करेंगे। ठीक है सर। तो ये तो रहे आपके सारे बड़े लेवल्स जहां पर आपको रखनी नजर। 38,000 पर अब बात होना शुरू हो गया है, तो उस पर भी आप रखिए नजर। पर आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस 17,150 के आसपास बंद हुए हैं। 17,100 17,050 17,025, ये तीन छोटे लेवल हैं। इसके नीचे की जगह नहीं है, खाली नोट करके रख ले। 17,950 17,925, सोचिए खाली 5 ही सपोर्ट लेवल में काम चल रहा है निफ्टी पर, इससे ज्यादा दिख नहीं रहे। Exactly. ठीक है। ऊपर की तरफ 17,200 250 300 350 425, ये लेवल है, इतनी काफी है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 37,500 के आसपास बंद हुए हैं। तुरंत आपका 37,375 और 37,325 दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके ठीक नीचे 37,225 37,150 और 37,025 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए। इसके नीचे जाएंगे नहीं, खाली एकेडमिक पर्पज से नोट करके रख लें। 36,925 36,825 और 36,725 के टारगेट के लिए आपको करनी है। ठीक है। नीचे के लेवल पर नजर रखनी है। ऊपर कितना जा सकते हैं। अब ऊपर दीप एक समस्या है, और इस समस्या को आपने शुक्रवार को भी देखा हो। समस्या तो नहीं, ये इट्स गुड प्रॉब्लम टू हैव कि लेवल से ना ऊपर के ना खाली है, और इसीलिए आपको याद होगा ऊपर मैंने कहा था कि 37,500 के बाद सीधा 37,750 डायरेक्ट रास्ता है, और शुक्रवार को सीधा आप 37,754 का हाई बनाए। यस सर। सो रुकने की जगह कम है। अब आप बंद हुए कल शुक्रवार को 37,500 पर। 37,600 37,750 दो लेवल तो विजिबल है। उसके ठीक बाद सीधा 37,950, बीच में है नहीं मेरे पास, तो 200 पॉइंट ऊपर ही है। फिर 38,025 38,200 38,350, यानी कि अब आप उस रेंज में बैंक निफ्टी में जा रहे हैं जहां एक लेवल को पार करने के बाद मुंह बड़ा आएगा। राइट। छोटे मुंह, नॉट नेसेसरी पिछले बार के जो लेवल्स हैं हर बार बैंक निफ्टी उसी लेवल पर जाकर रुके, लेकिन वो आपको इंडिकेशन देते हैं। राइट। बीच में एक आध कोई बनेगा नया लेवल, बनता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सिंपल इससे मतलब ये निकालना है कि बैंक निफ्टी के लिए बड़े मूव के लिए रेडी रहना है, कि आपको
इंट्राडे में बड़ा मूव दिखा सकता है, ये आपको साफ दिख रहा है बैंक निफ्टी के हायर लेवल्स के लिहाज से। अंडरस्टूड। तो चलिए एक इंट्राडे में और बड़ी मूव बैंक निफ्टी पर देख सकती है। अच्छा सर, एफआईएस की पोजीशनिंग एक महीने पहले 15% थी जब जुलाई शुरू किया था, आज अगस्त शुरू कर रहे हैं 61%। हाँ दीप, इसमें अच्छी बात है कि एफआईएस फिर से लौट रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन खराब बात ये कि 15% पर हो तो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं हम। जुलाई महीने की सीरीज की शुरुआत में हमने कहा था कि इससे कम क्या बेचेंगे, मतलब पूरे जीरो तो करने से रहे, और आप देखें वहाँ से 60% पे आ गए। सो अब नेचुरली उतने शॉर्ट्स नहीं रहे एफआईएस के लिहाज से, उन्होंने काफ़ी कुछ काटे हैं। ठीक है, शॉर्ट से लॉन्ग में आएंगे तो 75-80% तक भी आप पहुंचेंगे, लेकिन 80-75-70% के ऊपर से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है कि भाई अब रोकेंगे कहीं तो रुकेंगे, रुकते भी हैं नेचुरली, बट ठीक है, अभी तो अभी की लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं। निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो थोड़ा सा घटा है, लेकिन अब भी हायर साइड पर 1.36 पर कंफर्टेबल नहीं। सो थोड़ा सा दो डेटा जो है हल्के से नेगेटिव है आज के लिए। एक ये कि निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो हायर साइड पर है अभी भी, और दूसरा एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 61% पे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आ सकती है पहली, और दूसरी ये कि अगर इसकी वजह से हल्का सा नीचे आता है मार्केट, वो आपको खरीदारी का मौका देगा। इसे डरना नहीं है, इसको एक अपॉर्चुनिटी देखना है कि अगर नीचे मिला तो मैं पहले सपोर्ट लेवल पे ही खरीदूंगा। अंडरस्टूड। मेरा पहला सपोर्ट लेवल कहाँ आता है? 17,100। दूसरा सपोर्ट लेवल आला मेरा 17,025। मैं दोनों जगह खरीदने को तैयार हूँ। लाइए आप 17,100 पे भी ले लेंगे, 17,025 आएगा तो पक्का ऐड कर लेंगे। बस सिंपल से इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बैंक निफ्टी में जैसे फॉर एग्जांपल 37,225 वो पहला सपोर्ट लेवल है। मूड माहौल को देखें, अगर समझो आपका डाउ फ्यूचर 100-125 नीचे, हम 36,225 पे ले लेंगे, और अगर डाउ फ्यूचर थोड़ा और घट जाए तो हम 37,025 पे ले लेंगे या 37,225 पे ले लेंगे। तो डिपेंड करता है उस तरह के उस वक्त के मूड माहौल पर। सो आपको पहले लेवल और इंपॉर्टेंट लेवल दो में फर्क करना है। पहला लेवल क्या हुआ? निफ्टी के लिए हो गया 17,100, बैंक निफ्टी के लिए 37,225। इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया? 17,025 और 37,025। तो इंपॉर्टेंट लेवल पे तो लेना ही है, पहले लेवल पे मूड माहौल देख के डिसाइड करना है। सिंपल ये चीज ध्यान में रखनी। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेना है, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि कब किस वक्त एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए बाकी सारे फैक्टर्स आपके ठीक हैं। रुपया आपका मजबूत हो ही रहा है 2 दिन से, हो रहा है, करेक्ट, बिल्कुल। आज भी कोई ऐसी वजह नहीं कि रुपया आपका कमजोर हो। कच्चा तेल और नीचे आया, बाकी सारे फैक्टर ठीक है, डॉलर इंडेक्स नीचे, तो आपको मजबूत होना ही। सो आपके लिए नेगेटिव फैक्टर ले देके क्या है? सिर्फ यही है कि थोड़ा डाउन फ्यूचर नीचे। तो लेकिन हम तो भाई साहब 70-80 पॉइंट ही ऊपर थे शुक्रवार को, जब डाउ फ्यूचर्स जो 3:30 बजे, उसके हिसाब से तो आप 300-350 ऊपर बंद हुए। तो अगर 100 पॉइंट एडजस्ट भी कर ले तो भी 100 पॉइंट हमारी उम्मीद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। इससे चिंता नहीं करनी, मौका देखना है ये 2 फैक्टर्स पे। अगर इनकी वजह से थोड़ा नीचे आता है तो विक्स नीचे आया 3%, बढ़िया ही, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, तो चिंता की बात है ही नहीं, संकेत अच्छे हैं। बताएं फिर मौजूदा पोजीशन से तो क्या करना है सर आज? मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉस 17,000 इंट्राडे के लिए। 17,018 का लो था शुक्रवार को, उसके नीचे 17,000 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, और क्लोजिंग 16,925। जिसको डीप लगाना है 16,925 भी लगा सकते हैं इंट्राडे क्लोजिंग, मेरे ख्याल से इतना काफी है। और जिनको छोटा रखना है वो क्लोजिंग 17,000 भी रख सकते हैं। इन दोनों में आप इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है। बैंक निफ्टी सेम है, 37,200 इंट्राडे, क्लोजिंग 37,000। जिसको डीप रखना है दोनों 37,000 कर सकते हैं, जिनको छोटा रखना है दोनों 37,200 कर सकते हैं अपनी सुविधा से। यहाँ पे एडजस्टमेंट अलाउड है जहाँ अलाउड है वहाँ कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट साइड पे यहाँ अलाउड कुछ भी नहीं है। 17,200 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, और इंट्राडे भी काट लेना चाहिए 17,200 के ऊपर। वैसे तो आपका 17,050 का स्टॉप लॉस था शुक्रवार को, काट लिया आपने तो थैंक यू वेरी मच। नहीं काटा कोई बात नहीं, अब काट लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। और बैंक निफ्टी पर 37,750 जो शुक्रवार का है, ये वही स्टॉप लॉस है इंट्राडे का, और क्लोजिंग 37,500 काफ़ी है। जिनको छोटा रखना है क्लोजिंग वो 37,500 का भी रख सकते हैं, और जिनको बड़ा रखना है 37,750 का रख लें, आपकी मर्जी पर है। ये इंटरचेंज कर सकते हैं। निफ्टी में कोई गुंजाइश नहीं स्टॉप लॉस बदलने की, सेम रहेगा। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर अनिल जी की राय। इस समय शॉर्ट पे है, ध्यान से अपने लेवल्स को आप रिस्पेक्ट करिएगा। बताएं सर, आज फिर नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे आप? खरीदे निफ्टी 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी 17,018 का लो था शुक्रवार का, उसके थोड़ा सा नीचे 17,000 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 17,175, 17,200 दो छोटे टारगेट, 250, 300 मीडियम टारगेट, 350 फाइनल टारगेट काफ़ी है। और हो गया तो 17,425 जो आज के लिए नहीं है, बस इतना ही। शॉर्ट करना है मूड माहौल देखकर, उस वक्त के में क्या कुछ चल रहा है उसको देखते हुए। 17,275 से 17,350 वो रेंज है।
सिंपल ये समझिए जितना 17,350 के आसपास बेच पाए। और एक चीज़ दीप कहना चाहता हूँ, पिछले 3 दिनों से एक लेसन जो स्ट्रांगली हमको समझ में आ रहा है वो ये है, और मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि बेचने के लिए जल्दबाजी और हड़बड़ी मत कीजिए हाई रेंज पे। आपको याद है शुक्रवार को भी 37,325 और 37,500 की रेंज में हम बेचने की बोल रहे थे। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। जल्दी में मत बेचिए, नहीं हड़बड़ी में नहीं बेचना। Yes। आज भी यही राय कि बेचने के लिए कोई जल्दी हड़बड़ी मत कीजिए। बेचने के अगर हड़बड़ी में ले लिया तो भाव जल्दी से आने के चांस है, हड़बड़ी में बेच दिया तो वापस काटने की चांस बनेंगे नहीं बनेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। कॉन्ट्रा की फील रहती है ना लोगों में कि एक बार कर लें ऑपोजिट डायरेक्शन में, अच्छा पैसा मिल जाएगा, सस्ता ऑप्शन मिल जाएगा। उसका रीजन है दीप, होता क्या है, जब लेने का वक्त होता है ना उस वक्त मूड माहौल ऐसा होता है, कॉल्स ऐसे आते हैं कि नहीं ले पाते, चाहते हुए भी नहीं ले पाते आप। मतलब और दूसरा क्या है, सी ट्रेडर को तो कॉन्ट्रा कॉल वैसे भी नहीं लेना चाहिए। ट्रेडर को तो ट्रेंड के हिसाब, मोमेंटम के हिसाब, स्विंग जो चल रही है उसके साथ चलना चाहिए। अब स्विंग उस समय मंदी का है तो आप मंदी 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 करेंगे, अब स्विंग के अगेंस्ट करेंगे तो पैसा बनाना मुश्किल होगा और आप ट्रेडर है भी नहीं फिर, ठीक है। अब उस समय ले नहीं पाए, अब नहीं ले पाए तो फिर उनको लगता है हमारा तो मिस हो गया, ये क्यों बढ़ गया, ये 15,200 वाला 17,200 क्यों, 2,000 पॉइंट किस बात का बढ़ गया। अरे भाई किस बात का बढ़ गया, क्या है आपका, क्या ले गया बढ़ गया अच्छा हम तो ले नहीं पाए तो हम बेचेंगे, ये चलता नहीं है ना, चलता नहीं। मतलब क्यों नहीं ले पाए इसलिए बेचना है मुझे। हाँ, वैसा नहीं होता मतलब कि बढ़ गया, अरे ऐसा कैसे बढ़ गया भाई, ये सब हमको 21 दिन का नोटिस देके थोड़ी बढ़ेगा, ये कोई बोर्ड मीटिंग या एजीएम थोड़ी बुला रहे कि मैं नोटिस देता हूँ आज से 21 दिन बाद से बढ़ना शुरू करूँ, ऐसा ही है मार्केट भाई। इसलिए अगर बढ़ गया और आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाए तो इसलिए शॉर्ट करना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, डिसिप्लिन से ट्रेड लेना है, इंट्यूशन से नहीं। मतलब वो जबरदस्ती करना ही करना है, इम्पल्सिव ट्रेड करेंगे तो फिर उसमें पैसे लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ट्रेंड के विपरीत जाकर बहुत मतलब जबरदस्ती वाला काम ना करें, कन्विक्शन हो, मूड माहौल देखे, जरूर कहिए कि ओवरबॉट मार्केट है, एफआई इतना बढ़ गए, पुट कॉल हायर है, कहीं तो रुकेगा, बिल्कुल ठीक है। आरएसआई पे आपका बड़ा वो ओवरबॉट दिख रहा है, वो करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घटने में बढ़ने में मार्केट आपके लेवल पे ही आके रुके जो आपको ठीक लगे, ऐसा तो कोई किताब में लिखा नहीं ना। एग्जैक्टली, हमें लगे कि ओवरबॉट हो गया, हमें लगने से क्या होता है, या हमें लगता है ओवर सोल्ड, हमारा लगना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सो इसलिए आप ट्रेड ले तो डिसिप्लिन से ले और रीजन हो, लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। सिर्फ बढ़ गया इसलिए बेचना है, उसमें पक्का पैसे लगेंगे। और वही लोग तेजी करवाते फिर आके शॉर्ट काटते ऊपर। एग्जैक्टली, तो तेजी में जितना कंट्रीब्यूशन खरीदने वालों का उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग वालों का भी है। एग्जैक्टली, जो शॉर्ट करते हैं गलत लेवल पे। तो इसलिए ध्यान रखिए। आइए तो हम निफ्टी बेचने की बात हो चुकी थी। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 350 450 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 250 200 छोटे हैं, 175 150 मीडियम टारगेट है, 17,100 से लेकर 17,025 के फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है डन सर खरीद। बिकवाली बैंक निफ्टी खरीदे, 37,000 का स्टॉप लॉस है, बाद में स्टॉप लॉस आप 37,200 पे भी ला सकते हैं। 2 स्टॉप लॉस मैंने बोला 37,225 बनता है तो आप 37,200 भी कर लीजिए, बाद में एक बार आप 37,750 पार करते हैं स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर लीजिए। ठीक है सर। टारगेट जो बनेंगे 37,600 37,750 दो छोटे विजिबल टारगेट हैं, 37,950 और 38,025 मीडियम टारगेट है, 38,200 और 38,350 फाइनल टारगेट है जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए बिग वाली, ये ट्रिकी है, 38,000 के आसपास रुकना चाहिए। 37,950 से आप मूड बना सकते हैं, थोड़ा 38,050 के आसपास कर सकते हैं और 38,200 तक शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में अगर करना ही चाहें तो उस वक्त का मूड माहौल देखकर। करेक्ट। स्टॉप लॉस होगा आपका 38,350 का, थोड़ा दूर है मुझे पता है, अगर आप लगा सके तो ही करिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 37,750 और 37,600 छोटे टारगेट है, 37,500 37,425 मीडियम टारगेट है, 37,375 325 और 37,225 फाइनल टारगेट। बस इतने ही काफी है, इतने आ जाए तो क्या कहने, बहुत है। 37,000 से 38,000 ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा 1000 पॉइंट की इस रेंज में टाइम पास करना चाहिए। और निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि फिर 17,000 17,450 की रेंज में टाइम पास करना चाहिए। ओके, हाँ ऐसा वो हो सकता है, वो होना चाहिए। ठीक है, 16,900 17,000 नीचे सपोर्ट हो जाएगा, 17,350 17,450 ऊपर की रेंज होगी जहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, ऐसा जी। अंडरस्टूड। चलिए, ये आपके लिए पूरा सेटअप आज का, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिर्फ सेलिंग के मौके हैं, वो ध्यान रखिएगा। जैसा ने कहा, बेच रहे हैं तो लेवल्स को हिसाब से करिए और स्टॉप लॉस संभाल के करिएगा। बैन लिस्ट में तो कोई स्टॉक नहीं है, एक ही दिन हुआ है सीरीज का, बट अब जो नतीजे आए सर, करीब 8-9 नतीजे हैं निफ्टी और एफएनओ मिला के, इनमें से इंपॉर्टेंट वाले पर अपनी राय दें सर। सिप्ला अच्छे नतीजे दिख रहे थे, कुछ फाइनेंशियल्स के भी अच्छे नतीजे आए ओवर द वीकेंड सर।
नंबर्स अच्छे हैं दीप। सबसे बढ़िया नंबर तो IDFC फर्स्ट बैंक IDFC फर्स्ट, no doubt. IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग नंबर है हर एक पैरामीटर पे, और स्टॉक अंडर ओन भी है, और 37-38 रुपये में बिल्कुल भी बुरा नहीं। तो मेरे ख्याल से आज ये स्टार परफॉर्मर हो सकता है इस प्राइस पर। तो IDFC फर्स्ट बैंक के काफ़ी लंबे समय बाद अच्छे नतीजे आए। सिप्ला नंबर्स ठीक है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। हाँ, काफ़ी हद तक इस वजह से बढ़ना चाहिए कि इस बार है ना फार्मा कंपनी से अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। Exactly. इसलिए अच्छे आ गए तो इसलिए थोड़े अच्छे बढ़ जाएंगे। हालांकि लुपिन मुझे नहीं लगता कि नंबर्स के बाद चलेगा अभी भी। सन फार्मा पे भी अपग्रेड्स हैं थोड़े, सिप्ला पर भी तो सिप्ला सन फार्मा थोड़े US बिजनेस अच्छा रहा, यूएस बिजनेस, और मेनली इनके लिए यूएस बिजनेस। तो डॉक्टर की पिटाई भी यूएस बिजनेस से ही हुई थी खराब होने से, और सिप्ला ने यूएस बिजनेस काफी अच्छा दिखाया, वो अच्छा है। इसके अलावा आपके रेन इंडस्ट्रीज नंबर्स बहुत तोड़फोड़ है, लेकिन हो सकता है ये सेल ऑन न्यूज हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक लगभग 20 रुपए नीचे से बढ़ चुका है नतीजे के दम पर। टोरेंट फार्मा ठीक है, नतीजे मिले जुले अच्छे ही हैं, कोई खराब नहीं है। इसके अलावा और कौन से रीजन? चोला था, बैंक ऑफ चोला बड़ौदा भी ठीक है, इन लाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे नंबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छे नंबर्स हैं मेरे हिसाब से। और वैसे भी मैं सरकारी बैंकों पर बुलिश हूँ, बाय ऑन डिप्स है। चाहे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद हो, SBI, PNB, यूनियन, ये सारे बैंक से जो आपको गिरावट में खरीदारी करना है, तो थोड़े हमें लगता है कि सरकारी बैंक यहाँ से अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। एक DLF भी था, अगर DLF में देख नहीं पाया, DLF में मिस कर गया, कमजोर थे, मतलब अच्छे तो नहीं, शायद इसलिए नहीं देखा। जब इतने अच्छे नंबर दिख रहे हैं तो कमजोर क्यों देखें? चलिए, ये था वहाँ पर उसका लेवल। अच्छा सर, बाय द वे ये चीज रह गई, एक तो फंड्स का डेटा तो आपने टच कर ही दिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? इंपॉर्टेंट डीप 17,100। अगर 50-60 पॉइंट कमजोर हो भी जाए आज तो चिंता की बात नहीं, जब तक आप 17,100 के ऊपर है आप मजबूत है। ओके, पहला कंफर्ट कॉन्फिडेंस तो ये लीजिए। इसलिए मैं बोला पहला लेवल 17,100 क्यों है, उसका रीजन ये कि 17,100 के पुट पर 38 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 35 लाख शेयर हैं, तो तुरंत यही आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट 17,300 पर है। सो बेसिकली 17,100 17,300 रेंज हो सकती है, जिसमें थोड़ा सा आज बाजार वक्त बिताने की कोशिश करे। बैंक निफ्टी 37,500, यही मेक और ब्रेक लेवल, वहीं आप बंद हुए। 37,500 के पुट पर 15 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 17 लाख शेयर हैं, ऊपर 38,000 रुकावट की जगह, नीचे 37,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो 1000 पॉइंट की एकदम परफेक्ट रेंज है, और डेट लेवल्स हम बात कर ही चुके हैं। और सीरीज़ का पहले ही दिन था शुक्रवार का, वीकली सीरीज़ का, तो ज़्यादा डेटा बने नहीं है, लेकिन 17,100 तक के ऊपर जब तक है तब तक तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। और आप 37,500 में मेक और ब्रेक लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी पर है। अंडरस्टूड। चलिए, तो सारे लेवल्स आज के लिए सामने हैं आपके, स्ट्रैटेजी भी इंटरेस्टिंग है। आइए फिर जो नतीजे थे थोड़ी डिटेल्स में इनके बारे में बात करते हैं, और खबरें, साथ ही ब्रोकरेजेस भी। अरमान, कुशल और साथ ही नूपुर भी आज हमारे साथ तैयार हैं स्टूडियो में। कुशल, आपसे करते हैं शुरुआत, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर ट्रिगर्स के लिहाज से दो कंपनियां, एक तो यूपीएल और आईटीसी, ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से एस्कॉर्ट्स, रैमको सीमेंट्स और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स पर नजर रखिए। एशियन पेंट्स कंपनी आज से अपने पेंट्स के दाम भी बढ़ाने वाली है, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे भारतीय एयरटेल और गेल के जो काउंटर्स हैं वो। इनफैक्ट पोस्ट मार्केट नंबर्स में सिप्ला नंबर्स हर एक फ्रंट पर अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन 21.3% पर आए हैं, अनुमान 21% का था। कंपनी का मुनाफा 686 करोड़ पर आया, हमारा अनुमान 576 करोड़ रुपए का था। और कंपनी का जो एबिटा है 1143 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, 1001 करोड़ का हमारा अनुमान था। तो हर एक फ्रंट पर अच्छे नंबर्स, इनलाइन नंबर्स आ रहे हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स के 6.3% जीएनपी आए हैं 6.8% के मुकाबले, और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 73% बढ़कर 565 करोड़ पर आया, हमारा अनुमान 590 करोड़ का है। तो लार्जली इनलाइन नंबर्स यहां दिख रहे हैं। टोरेंट फार्मा बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स दिख रहे हैं। खासकर अगर आप कंपनी का एबिटा देखें तो 712 करोड़ पर आता हुआ दिखा, हमारा अनुमान 678 करोड़ रुपए का था। और साथ ही कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 2347 करोड़ पर आई है, हमारा अनुमान 2235 करोड़ रुपए का था। मार्जिन 30.3 पर स्टेबल है, जो हमारा एस्टिमेट्स था उसके हिसाब से। और कंपनी का मुनाफा भी 354 करोड़ पर आया है। इनलाइन नंबर्स टोरेंट फार्मा की तरफ से दिख रहे हैं। इनफैक्ट डीएलएफ यहाँ पर नंबर्स काफी कमजोर है, मार्जिन 28.7% पर आए हैं, हमारा अनुमान 36.5% का था। और कंपनी का मुनाफा 470 करोड़ पर आता हुआ दिखा, हमारा अनुमान 570 करोड़ रुपए का था। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर मिले जुले या फिर स्टेबल साइड ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं देखने को मिल रहे हैं। जीएनपीए 6.26% पर आया, हमारा अनुमान 6.3% का था। और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 80% बढ़कर 2168 करोड़ पर आ रहा है। ये काफी बड़ा बीट है, क्योंकि 1500 करोड़ रुपए का केवल हमारा मुनाफे का भी अनुमान था।
इनफैक्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं इसके। इनफैक्ट जीएनपीए 3.36% पर आए हैं। एसेट क्वालिटी में हमारे अनुमान से ज़्यादा सुधार हो रहा है क्योंकि 3.5% का हमारा एस्टिमेट था। और कंपनी का मुनाफा आप देखिए, घाटा था पिछले साल 630 करोड़ का, इस बार 474 करोड़ का मुनाफे में तब्दील हो गया है, जबकि हमारा अनुमान केवल 290 करोड़ रुपए का था। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी शानदार नंबर्स दिख रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज नंबर्स मजबूत है, कंपनी की 18% से 22% मार्जिन आए हैं और कंपनी का मुनाफा भी 668 करोड़ पर आया। पिछले साल 234-35 करोड़ रुपए का यह जो है लेवल्स थे। और एमसीएक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी की मार्जिन 45% पर आई है 42% के मुकाबले, और मुनाफा भी करोड़ों पर स्टेबल है। तो इनलाइन नंबर्स, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं। और अंत में जीएमआर इंफ्रा, यहाँ पर नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं, मार्जिन 29.7% 38% के मुकाबले, और कंपनी का लेकिन जो घाटा है वो 252 करोड़ से घटकर 137 करोड़ पर है। तो मिले जुले नंबर्स जीएमआर इंफ्रा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। आइए अरमान से भी जानते हैं कुछ और नतीजे। मॉर्निंग अरमान, बताएं। जी, सबसे पहले इंडियन बैंक पर ध्यान रखिएगा। इंडियन बैंक के नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। एनआईएस दिखेंगे 13% बढ़कर आई है। मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में भी लगभग फ्लैटिश रहेगा, 3% का उछाल देखा गया है। जीएनपीएस या एनएनपीएस अगर देखेंगे, दोनों में आपको कटौती देखी गई है। जीएनपीएस 8.5% से घटकर 8.2% पर आते हुए दिखे हैं। डीसीबी बैंक नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। एनआईएस लगभग 21% बढ़कर आए हैं। मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा लगभग 188% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अगर एनएनपीएस देखेंगे, एनपीएस भी 1.97% से घटकर 1.82% पर आते हुए दिखे हैं। और बड़ा कट देखा गया है प्रोविजंस पर, वहां पर भी आपको 77% के आसपास का कट देखा गया है। सीडीएसएल मार्जिन्स और मुनाफे में आपको कटौती देखी गई है। आय हालांकि 20% लगभग बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करेंगे, मार्जिन 63% से घटकर लगभग 54% पर आते हुए दिखी है। और मुनाफे में भी आपको कट देखा गया है, मुनाफा लगभग 10% घटकर आता हुआ दिखा है। आंध्रा पेपर बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 75% बढ़कर आई है। और बढ़िया बात जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स देखिए 16% से बढ़कर 27% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में 26 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। मेट्रो ब्रांड के अगर नतीजे देखेंगे तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय 287% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी काफी उछाल देखा गया, 10.7% से बढ़कर 36% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी को जो पिछली बार घाटा था 11 करोड़ का, इस बार 105 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। नीलकमल काफी बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय 50%, मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 6% से बढ़कर 9.3% पर। और मुनाफे में भी आपको देखेंगे, मुनाफा जो सिर्फ 1.7 करोड़ का था, इस बार 28 करोड़ के आसपास का मुनाफा आता हुआ दिखा है। नज़ारा टेक्नोलॉजी बढ़िया नतीजे, आय 27%, मार्जिन 7% से बढ़कर 13%। और मुनाफे में भी लगभग 2.2 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के अगर देखेंगे, आय 22% और मुनाफे की अगर बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 30 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे, बट नतीजों की लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। नुपुर भी हमारे साथ। मॉर्निंग नुपुर, बताएं नतीजे और कुछ खबरें भी आपके पास। गुड मॉर्निंग दीपांशु। काफ़ी सारे नतीजे और काफ़ी बढ़िया नतीजों की लिस्ट है मेरे पास। जी मीडिया कॉर्पोरेशन से शुरुआत करते हैं। 22% से कंपनी की आय बढ़ी है। इस बार जो कामकाजी मुनाफा है वो हल्का सा थोड़ा सा दबाव में था, लेकिन मार्जिन यहाँ पे थोड़े से कम हुए, 27 से 19% है। फिलहाल जो प्रॉफिट कंपनी ने किया है वो 9 करोड़ का। पिछले साल इसी समय कंपनी ने लॉस किया था 9 करोड़ के आसपास का। केयर रेटिंग्स यहाँ पे कंपनी की जो आय है वहाँ पे 11% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में 87% की ग्रोथ दिखी है। मार्जिन्स काफ़ी बेहतर आए, 18 से सुधरकर 30% हो गए। और कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट इस बार किया है। पद्मजी पेपर प्रोडक्ट्स पे भी नजर रखिएगा, काफ़ी बढ़िया नतीजे आते दिखे। 72% से कंपनी की आय बढ़ी है, 28% से उनका कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है। जो मार्जिन से हालांकि थोड़े दबाव में है, 19 से कम होकर 14 पे दिखे, लेकिन कंपनी ने 18 करोड़ का प्रॉफिट इस बार किया है। महिंद्रा हॉलीडेज काफ़ी बढ़िया नतीजे यहाँ पर भी दिख रहे हैं। 63% से कंपनी की आय बढ़कर आई है। और जो कामकाजी मुनाफा है वो 100 करोड़ का इस बार कंपनी ने किया है। मार्जिन 7% से बढ़कर 16% के आते हुए दिखे। और इस बार कंपनी ने लॉस किया था पिछले साल 21 करोड़ का, जो इस बार कंपनी ने 30 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। जेन टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे भी नतीजे दिख रहे हैं। आय 37 करोड़ के आसपास आई है। मार्जिन 29% के। साथ ही साथ बोर्ड ने पैलेडियम इंक में निवेश को मंजूरी दे दी है। और साथ में विदेश जो कंट्रीज है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की योजना को भी कंपनी ने अब मंजूरी दे दी है। न्यूज़ के आधार पर कुछ कंपनियां जहाँ पे आपको नजर रखनी होगी, जी एंटरटेनमेंट, सोनी पिक्चर्स के साथ जो मर्जर की बातें चल रही है उसके प्रस्ताव को अब एनएसी और बीकेसी से मंजूरी मिल गई है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है वहाँ पे। और येस बैंक जहाँ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए कंपनी अपने शेयर्स को जारी करेगी। कार्लाइल
एडवेंट को 10% हिस्सा कंपनी बेचेगी 8,900 करोड़ के आसपास। कार्लाइल को 13.78 के भाव पर 184 करोड़ शेयर्स जारी होंगे और जो वारंट्स होंगे वो 14.82 के भाव पर कंपनी जारी करेगी। फिलहाल ये 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, तो थोड़े डिस्काउंट पर है, बट अब बड़ी खबर आ रही है येस बैंक के लिए, एंड ऑफ कोर्स जी एंटरटेनमेंट सोनी के मर्जर को भी मंजूरी मिल गई है। अरमान, कुछ खबरें आपके पास भी हैं, बताएं इनके बारे में। जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इनकी स्कॉर्पियन एंड जो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, सिर्फ 1 मिनट में 25,000 और 30 मिनट में 1 लाख बुकिंग्स, रिकॉर्ड बुकिंग्स होती हुई दिखी है। MOIL पर ध्यान रखिएगा जिसमें मैग्नीज और की जो फेरो ग्रेड की कीमतें हैं वहां पे 10% की कटौती की गई और ये जो कटौती है आज से लागू हो जाएगी। हालांकि जो इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ बल्क डील्स है मेरे पास जिसमें कैमलिन फाइन साइंस, जिसमें SBI म्यूचुअल फंड ने 28 जुलाई को लगभग 0.25% हिस्सेदारी है जो बेची है ओपन मार्केट में और अब उनकी हिस्सेदारी घटकर 5.5% हो गई है। और अंत में ला ओपाला जी पर भी ध्यान रखिएगा जिसमें 27 जुलाई को DSP म्यूचुअल फंड ने 0.11% हिस्सेदारी है जो खरीदी है और उनकी अब जो कुल हिस्सेदारी है वो 4.9% से बढ़कर लगभग 5% के आसपास हो गई है। तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें भी जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए फिर अब जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। कुशल, सबसे पहले तो बताएं जो बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है नतीजों पर वो क्या है। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए निफ्टी से सबसे पहले सिप्ला, यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं उसके बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। सभी ने बाई या ओवरवेट की रेटिंग दी है और बरकरार रखी है उसको। मॉर्गन स्टैनले सबसे पहले यहाँ पर ओवरवेट रेटिंग की बरकरार रखते हुए 1122 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो US पाइपलाइन है इनकी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी बेहतरीन रहती हुई दिख रही है और आगे आने वाले 2 से 3 सालों के लिए यहाँ पर अच्छी विजिबिलिटी इनके कॉम्प्लेक्स लॉन्चेस प्रोडक्ट्स में आ रही है। तो 1122 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, मौजूदा भाव 977 रुपए का है और क्रेडिट स्विस भी 1100 रुपए के टारगेट दे रहे हैं आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए। साथ ही HDFC लिमिटेड पर भी राय आती हुई दिख रही है जहां पर HSBC आप देखिए यहां पर खरीदारी की राय बरकरार रखा है। हालांकि टारगेट स्लाइटली कट किया 2860 रुपए से 2850 रुपए, मौजूदा भाव 2378 रुपए का आता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैक्वेरी यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2960 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले ने यहां पर सन फार्मा, इनफैक्ट काफी सारी ब्रोकरेज हाउसेज सन फार्मा पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। यहां पर भी लार्जली बाई या फिर ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा गया है और काफी सारी ब्रोकरेज ने तो टारगेट्स भी रेज किए हैं। सबसे पहले जेफरीज आप देखिए यहां पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1020 से बढ़ाकर अब टारगेट 1090 रुपए के करीब कर दिया है। 943 रुपए के आसपास का ये प्राइस है मौजूदा। और HSBC यहां पर भी टारगेट्स बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1055 से बढ़ाकर 1120 रुपए के लक्ष्य, ये सबसे हाईएस्ट लगभग देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मॉर्गन स्टैनले ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी अपनी राय दी है और यहां पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स रेज किए हैं 140 से बढ़ाकर 155 रुपए के और ये मान रहे हैं कि जो लोअर क्रेडिट कॉस्ट रहा है वो उसके वजह से यहां पर अबव एस्टिमेट्स नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव 116 रुपए का है। IDFC फर्स्ट बैंक यहां पर भी फोकस रहेगा आज क्योंकि नंबर्स काफी शानदार आए हैं और उसके बाद यहां पर CLSA ने इसको अपग्रेड कर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। 41 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, मौजूदा भाव 38 रुपए का है और कह रहे हैं कि जो लोन ग्रोथ है वो काफी शानदार रही है और कहीं ना कहीं जो कोर प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट है उसकी भी ट्रैक्शन काफी अच्छे लेवल्स पर आती हुई दिख रही है। मॉर्गन स्टैनले हालांकि यहां पर थोड़े से अभी भी अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है बट टारगेट्स 33 से बढ़ाकर 34 रुपए इन्होंने कर दिया है। और तो लार्जली जो ये बड़ी रिपोर्ट्स हैं इस पर आपको फोकस रखना है। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं कुशल? बिल्कुल दीप, और रिपोर्ट्स में अशोक लेलैंड यहाँ पर नतीजों के बाद आप देखिए मैक्वेरी ने इस पर राय दी है, न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, 160 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, 150 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। मार्जिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रही है जिस वजह से पूरी की पूरी अर्निंग्स मिस होती हुई दिख रही है। हालांकि जो CV स्पेस है उस पर ये कंस्ट्रक्टिव इनका व्यू है। इनफैक्ट चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पर भी जेफरीज की राय आती हुई दिख रही है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 800 रुपए के लक्ष्य ये भी दे रहे हैं इधर। और साथ ही अगर आप देखें तो M&M फाइनेंस यहाँ पर क्रेडिट स्विस की राय आ रही है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग अब इन्होंने दी है, ये डाउनग्रेड कर और 157 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं, मौजूदा भाव 187 रुपए का है। और कहीं ना कहीं ये जो क्वार्टर आता हुआ दिखा है ये एक बड़ा मिस है इनके हिसाब से, तो इस वजह से M&M फाइनेंस पर क्रेडिट स्विस की राय आती हुई दिख रही है। IOC पर यहाँ पर अगर आप देखें तो खरीदारी की राय बरकरार रखी है नोमुरा ने, बट टारगेट्स जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस किए, 160 से घटाकर सीधा 85 रुपए दिया है। मौजूदा भाव आप देखिए 73 रुपए का है इसका। इनफैक्ट
CLSA की राय DLF पर आ रही है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 450 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं, 390 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, 417 रुपए के लक्ष्य ये भी देते हुए दिख रहे हैं और Q1 बीट ये मानकर चल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रेसिडेंशियल डिमांड से इनको बेनिफिट हो सकता है। CLSA की राय है स्टार हेल्थ पर डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट रेटिंग अब दे दी है, 760 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, 747 रुपए मौजूदा भाव है। और अंत में आप टोरेंट फार्मा देखिए, यहां पर गोल्डमैन सैक्स की राय आ रही है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स काफी अच्छे रेस के हैं, 1710 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, मौजूदा भाव 1530 रुपए का है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जो नतीजों के दम पर आपके सामने, आज इन पर रहेगा एक्शन। आइए सोमवार सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दिवांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक नहीं, मेरी पिक्स ऑफ द वीक हैं, दो पिक्स निकाल के लाया हूं। तो पहला तो है गो फैशन। गो फैशन पे खरीदारी की राय है, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, डेली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है। 990 990 का स्टॉप लॉस है, 1144 1144 के टारगेट के लिए गो फैशन को खरीदना है। और दूसरी खरीदारी की राय है ज्योति लैब्स पर, इसको मैंने और कुणाल जी ने 160 162 के अराउंड 10 की कमाई में भी रिकमेंड करा हुआ है और अब 162.5 ही स्टॉप लॉस है। ये स्टॉक भी इस सप्ताह में एक अच्छा मोमेंटम दिखाने का पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन विजिबल है, तो 162 रुपए 50 पैसे, 162.5 का स्टॉप लॉस, 185 से लेकर 188 के टारगेट जोन के लिए ज्योति लैब है दूसरा पिक ऑफ द वीक। बंसल जी ने मेरी बातों को तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है ना, नहीं लग रहा है? हाँ थोड़ा। बंसल जी, मतलब मैंने तो ऐसे ही कहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चलेंगे अगस्त के महीने में, आप तो इतना सीरियस हो गए, दोनों के दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स ले आए। बिल्कुल अनिल जी, आपकी बातों को अनिल जी मैं क्या, दुनिया सीरियसली लेती है और मैं तो एकदम बगल में बैठा हुआ हूँ। और दूसरा अनिल जी क्या है कि नेक्स्ट वीक में ना अनिल जी ट्यूसडे इज अ हॉलीडे। अच्छा, नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे इज अ हॉलीडे, तो मंडे आई माइट टेक हॉलीडे। हाँ, मंडे आई माइट टेक हॉलीडे, आई माइट नॉट टेक हॉलीडे। तो क्या कहते हैं, एडवांस में अनिल जी 2 पिक्स दे दी है मैंने। अगले मंडे की पिक अभी से दे दिए। मतलब इतना एडवांस में चलने वाला आदमी तो पहली बार है। धन्यवाद बंसल जी। आइडिया अच्छा है बंसल जी का, छुट्टी अप्लाई करने से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लो, हाँ, ताकि फिर आसानी से छुट्टी मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाता है, एक दिन मंडे की छुट्टी लेने पर 4 दिन की छुट्टी हो जाती है। एंजॉय, कोई बात नहीं, काम भी तो आप इतना करते हैं। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, बंसल जी ने 2 पिक्स दिए हैं, तो अनिल जी दोनों पिक्स का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अनिल जी 2 कॉल्स मेरी ओर से भी स्वीकार करें। सबसे पहले एक मिनट, ये मुंह किसका तोड़ना है, पिक्स का या बंसल जी का? अनिल जी बंसल जी का तो इतना नुकसानी चल रहा है अनिल जी, लगता है कुणाल जी की आवाज हमें नहीं आ पाई। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, किसी की भी अनिल जी आवाज घर पे तो निकलती नहीं है अनिल जी, तो यहीं पर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं सबके सब अनिल जी। ये आजकल क्या हो अनिल जी। जी 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 कुणाल जी, हाँ बोलिए जी। अनिल जी मैं कह रहा था, बंसल जी का इतना नूरानी चेहरा है, तो अनिल जी बंसल जी के चेहरे पर कुछ ना हो अनिल जी, ये तो पिक्स का अनिल जी मुंह तोड़ना है। हाँ तब तक ठीक है, डोंट गेट फिजिकल, ठीक है, ओके। इतनी भी राइवलरी बिल्कुल। बताएं सर, मुंह तोड़ जवाब किस किस से देंगे? अनिल जी देखिए, एक तो विप्रो खरीदना है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर विप्रो का है, मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पर एक बेस बन गया है। आईटी स्टॉक्स में हमने एक बड़ा अच्छा मोमेंटम कल के ट्रेड में यानी कि शुक्रवार को भी देखा था। मुझे लगता है कि इस सप्ताह भी आईटी स्टॉक्स एक कमबैक करेंगे और विप्रो उसकी अगुवाई करेगा। चार्ट सबसे अच्छा है, तो यहां बाय करके चलें। 420 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 420 पर, और 444 444 इसके लिए टारगेट होगा इस सप्ताह के लिए। और दूसरा अनिल जी, कैश मार्केट का एक स्टॉक है वैरोक इंजीनियरिंग, जिसके चार्ट पर मुझे लगता है कि काफी बड़ा करेक्शन पूरा हो चुका है, बेस चार्ट पर दर्ज हुए हैं, तो अभी स्टॉक में भी आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा। तो वैरोक खरीद करके चले 375 390 के टारगेट के लिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस 340 पर। ओके, तो ये है आपके लिए विप्रो में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। और साथ ही वैरोक इंजीनियरिंग, बड़े दिनों बाद ये स्टॉक भी वापस से आज रडार पर आता हुआ दिखा। बीच में इन्होंने एक बड़ी डील की थी, तब स्टॉक भागा था, उसके बाद हाँ, उसके बाद वो
हल्का भी हो गया, काफ़ी हद तक लोग थोड़े निराश भी हुए कि इतनी अच्छी डील हुई, लेकिन अब फिर से चार्ट पर खरीदारी करने की राय 375 और 390 के टारगेट के लिए। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, कंडीशनल बाय है हिंद पेट्रो। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और इसको खरीदारी करना है 245 रुपए के ऊपर। 241 के आसपास का क्लोज है अनिल जी, स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। 245 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 275 रुपए के टारगेट रहेंगे और 237 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। तो हिंद पेट्रो मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक रहेगी। ओके, एचपीसीएल ना, हिंद पेट्रो मतलब एचपीसीएल, ठीक है। एचपीसीएल में खरीदारी करने की राय हमारे हिमांशु जी की तरफ से आपके लिए। ओके, जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका इस हफ्ते का पसंद का शेयर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, फ्राइडे वाला जो वीकेंड शो था वो इस बार मैंने वेडनेसडे को ही कर लिया था, लास्ट वेडनेसडे, क्योंकि गिफ्ट सिटी जाना था गांधीनगर और वहां का पावर पैक्ड इवेंट था, गजब का इनॉग्रेशन था। ये सारी पिक्स वापस, सॉरी, तो वेडनेसडे वाली पिक्स भी सारी अभी बताओगे वापस? नहीं, वेडनेसडे वाली अभी बताऊंगा। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि जो हमने फ्राइडे को जो इतिहास रचा इंडिया में, ये एसजीएक्स निफ्टी और उसका कनेक्ट हो रहा है, उसका लॉन्च पीएम साहब ने किया, एफएमबी थी वहां पे, सीएम थे गुजरात के, फिर एमओएस फाइनेंस थे और बहुत सारे डिग्निटरीज, मतलब गजब का एक वो था अनिल जी, ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्कर्स था फाइनेंस वर्ल्ड का। वहां पे लकीली आई वाज आल्सो देयर, आई वाज आल्सो बीइंग इनवाइटेड। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री होने वाली है। आईआईबीएक्स लॉन्च हुआ, हमारे चैनल ने बहुत अच्छे से कवर भी किया और मैं वहां पे अपने चैनल के उनसे भी मिला था। सो अब मैं जो पिक्स देना चाह रहा हूं इस वीक की, वो है एक्रिसिल लिमिटेड। मैंने जैन साहब के जेम्स जब लास्ट वीक मैंने 27 जुलाई को मेरा रिपोर्ट कार्ड दिया था, तो उसमें एक्रिसिल वाज वन ऑफ द टॉप पिक्स, मतलब बहुत बड़ा रिटर्न एक्रिसिल ने भी दिया है और बहुत निचले लेवल्स पे इस स्टॉक को पिक किया था। और अब वापस से जिस तरीके के बिल्डिंग मटेरियल्स का, जिस तरीके से इंटीरियर स्टॉक्स का, जो भी इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स है, इन सब के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं आने वाले दिनों के लिए भी, प्रोस्पेक्ट्स भी। तो मुझे लगता है कि एक्रिसिल कैन रियली डू वेल। फिर डेटामेटिक्स, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, जिसको मैंने 4 बार जेम्स में कवर किया, ये वापस से बहुत बढ़िया लगता है। और एचडीएफसी लिमिटेड, जिस तरीके से अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो एचडीएफसी लिमिटेड एक वैसे अंडर परफॉर्मर रहा है, एचडीएफसी ट्विंस दोनों, अब लगता है कि ये जबरदस्त अगुवाई करेंगे। तो एचडीएफसी मैंने लास्ट वीक भी दिया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज आर डूइंग वेल। आईसीआईसीआई जीआई, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है, तो 2 एफएनओ पिक दे दिया मैंने, आईसीआईसीआई जीआई और एचडीएफसी लिमिटेड। एक्रिसिल और डेटामेटिक्स 2 मैंने कैश मार्केट के स्टॉक्स। एंड मैं पूरा सहमत हूं अनिल जी, मुझे लगता है कि इस बार ये महीना हो सकता है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के नाम पे रहे। तो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए ये एक अच्छा महीना हो सकता है, ये मानना है जैन साहब का। एचडीएफसी लिमिटेड और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिसे आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस जीआई के नाम से भी आप जानते हैं, एक्रिसिल और डेटामेटिक्स, ये 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स जैन साहब को पसंद है। तो जैन साहब ये महीना फिर अगस्त का आपके नाम पे हो गया फिर तो? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप बोल रहे थे सुबह तो ये जो बंसल जी बार बार छुट्टी लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या बंसल जी की जगह आपको लगा दें शो पे जब जब भी ये छुट्टी ले? फिल्म लगा सकता है जी, आई कैन, मतलब मैं बंसल जी का काम थोड़ा हल्का कर सकता हूँ, क्योंकि मंडे का अब लग रहा है कि बंसल जी विचार तो बना रहे हैं। दे पाएंगे चार्ट कॉर्नर आप कुणाल जी के साथ? आसान काम नहीं है। नहीं, मैं एक तो फंडा बना दूंगा, कुणाल जी को बोलूंगा चार्ट्स को आप ठीक से देखो, फंडामेंटल्स का भी तड़का लगा। और ये कहने के पीछे पर्पस ये है कि मैं बंसल जी पे दबाव बनाना चाहता हूँ कि अगर आपने ज्यादा छुट्टियां ले ली तो हो सकता है चार्ट कॉर्नर में कुणाल जी का पार्टनर बदल भी जाए। चलिए, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है। आइए सिमी जी भी तैयार है हमारे साथ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से आज का पिक ऑफ द डे होगा, पिक ऑफ द वीक होगा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में ना जाने इतना बड़ा रैली पिछले कब देखा था, भूल गया। फ्राइडे का जितना बड़ा बढ़िया सा रैली देखने को मिला था, 50 डेमा को भी पार कर लिया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 7 वीक का हाई को पार किया है, तो करंट वीक में मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैंने चूज किया है इस वीक के लिए पिक ऑफ द वीक। मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा है, टारगेट भी छोटा है। स्टॉप लॉस होगा 620 का, टारगेट होगा 665 का पहला, 680 का दूसरा। तो ये है आपके लिए राय सीमी जी की तरफ से आईआरसीटीसी में खरीदारी के। वाकई में बड़े दिनों बाद इस स्टॉक में अच्छी मजबूती और तेजी बनती हुई दिखी है। आइए बढ़ते हैं आगे। सुमित जी भी तैयार है हमारे साथ, सुमित जी से भी ले लें उनका पिक ऑफ द वीक। सुमित जी सुप्रभात।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरे को लगता है कि पिक ऑफ द वीक के तौर पे आरती इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज में यहाँ से एक बढ़िया मूव इस हफ्ते में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 770 780 के आसपास आरती इंडस्ट्रीज में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। वॉलेटिलिटी के चलते अगर कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 750 का लेवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले, डिप्स में खरीदारी करें। और यहां से ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं आरती इंडस्ट्री में 810 रुपए से लेके 825 रुपए तक के लेवल आरती इंडस्ट्रीज में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो इस हफ्ते के लिए आरती इंडस्ट्रीज पे नजर रखें, डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। 825 रुपए तक के लेवल ऊपर में स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एक अच्छी रैली बन चुकी है, बट यहाँ से और बड़ा कन्विक्शन सुमित जी का इस पर आ रहा है। नतीजों के रिएक्शन पर भी एक बार बात कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे अच्छे नतीजे इसी के दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। सिमी जी जरा चार्ट देखें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे इसके लिए? दीपांशु, चार्ट में बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक का करंट लेवल से भी ऊपर जाएगा। 40 से 42 का लेवल है, जो कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक बिल्कुल वो क्लेम कर सकता है। नीचे सपोर्ट साइकोलॉजिकल 35 होगा। 35 के ऊपर जब तक ये स्टॉक सस्टेन करता है, कोई भी डिप में खरीदारी करने का सलाह होगा। 40 से 42 का टारगेट होगा फॉर शॉर्ट टर्म। आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिस पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। चोलामंडलम, इसके भी नतीजे आपने आते हुए देखे हैं, नतीजे अच्छे ही रहे हैं। एक बार कुणाल जी से चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी, चोलामंडलम फाइनेंस देखिए, जिस तरह का कंसोलिडेशन यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा मोमेंटम बना है। मैंने और राकेश जी ने नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की भी राय दी थी, तो मुझे लगता है कि अभी और ऊपर का अपसाइड स्टॉक में बन सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है, फिलहाल बने रहने की राय। बने रहिए, ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट। बंसल जी, सिप्ला हालांकि ऑलरेडी थोड़ा मोमेंटम में आ गया था स्टॉक, नतीजे अनुमान से थोड़े बेहतर रहे, सिप्ला पर क्या राय आपकी? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और मुझे तो दीपांशु ये स्टॉक बेहतरीन लगता है। निवेश के नजरिए से काफी बड़ा बेस इसने नीचे में 910 915 के अराउंड बनाया हुआ है और ये स्टॉक खुले नीले आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहा है। तो 1180 1200 के टारगेट्स के लिए निवेश की राय है सिप्ला में। बड़े दिनों बाद कोई स्टॉक खुले नीले आकाश में जा रहा है, नहीं तो अभी तक तो मतलब ऐसा कोई चार्ट दिखे ही नहीं कि खुले नीले आकाश जैसा मामला दिखे। तो चलिए, कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब आपके लिए अच्छी तेजी दिखाने को तैयार होते दिखे। तैयार है वागले साहब, करते हैं स्वागत। सर सुप्रभात, बताएं इस हफ्ते की आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द वीक ये हफ्ते का होगा HDFC लाइफ। हमने पिछले हफ्ते में SBI लाइफ में देखा क्या हो गया, वन वे चला। मुझे लगता है ये फॉलो अप मूव इसमें भी आएगी। पूरे स्पेस अच्छा लग रहा है। 556 556 का बंद है। मेरा हफ्ते का स्टॉप लॉस होगा 543 का और मुझे लगता है 585 तक लगभग एक 30-35 रुपए की मूव इसमें 585 590 तक ये स्टॉक ये हफ्ते में जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ पर रहा है। इंश्योरेंस स्टॉक्स पिछला हफ्ता अच्छा भी रहा था। आइए और स्टॉक्स पर लेंगे एक्सपर्ट्स की राय, उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट डे की हेडलाइंस के साथ।